नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजना वर्मा, इतिहास विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। प्रिय छात्रों, आज हम लोग प्राचीन भारत में शकों के आक्रमण एवं वहाँ के शासक रुद्रदामन के विषय पर चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत में अनेक विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें शक, यवन, पहलव, जिन्होंने समय समय पर भारत पर आक्रमण किया है और यहाँ के क्षेत्रों को जीत करके उन्होंने अपनी संस्कृति का प्रसार किया है। संस्कृत साहित्य में शक, पहलव और यवन आक्रमणकारियों का नाम सामूहिक रूप से शक, यवन, पहलव दिया गया है और उन्हें विदेशी तथा बर्बर कहा गया है। शकों या सीथियनों का एक अत्यंत प्राचीन उल्लेख डेरियस प्रथम के अभिलेखों में भी प्राप्त होता है। उनमें शकों की 3 अलग अलग शाखाओं का भी उल्लेख किया गया है। हेरोडोटस ने शकों के विषय पर लिखा है कि शैसे या साइथ लोग पायजामे पहनते थे। उनके सिर पर लंबी नोकदार टोपियां थीं। उन्होंने अपने देसी धनुष और खंजर उठा रखे थे। इसके अतिरिक्त उनके पास युद्ध करने वाली कुल्हाड़ियां या सगारियां भी थीं। वास्तव में वे अर्मीगियन सीथियन थे। ईरानी उन्हें सैशे कहते थे। सभी सीथियनों का यही नाम देते हैं। ऐसा हेरोडोटस ने शकों के विषय पर लिखा है। शकों के आरंभिक इतिहास के लिए हम चीनी तथा प्राचीन लेखकों के आभारी हैं, जिनसे हमें पर्याप्त मात्रा में शकों के विषय में जानकारी मिलती है। प्राचीन काल में हांगनु जाति द्वारा यूची जाति की पराजय के पश्चात यूची पश्चिम की ओर ताहिया में रहने चले गए और शक या सई जाति का राजा दक्षिण की ओर कीपिन में रहने चला गया। शक जाति के लोग इधर उधर फैल गए और जगह जगह पर उन्होंने अपने राज्य बना लिए। शक खानाबदोश थे, जो मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और लगभग 165 ईसा पूर्व में यूची जाति ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। तब शक दक्षिण पश्चिम की ओर चले गए। उन्होंने बैक्ट्रिया में यूनानी राज्य में भी युद्ध किया। अधिकांश शक हेलमंड नदी घाटी में बस गए। उन्होंने वहां पर छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए। उन्हीं में से एक बस्ती को वर्तमान समय में भी शकिस्तान या सीस्तान के नाम से भी जाना जाता है। कालांतर में अधिकांश शक मध्य एशिया से आने लगे और जो उत्तर पश्चिम में रहने लगे थे, वे हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत पार करके उत्तरी भारत में रहने के लिए आ गए। शकों के संबंध में पतंजलि के महाभाष्य से सूचना प्राप्त होती है कि शक लोग यवनों के साथ आर्यावर्त की सीमाओं से बाहर रहते थे। संभवतः ईसा से काफी समय पहले शक भारत के सुदूर उत्तरी पश्चिमी तथा पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में रहने लगे हों। वे ईरानी और पार्थियन साम्राज्यों की पूर्वी सीमाओं पर थे। रामायण में शकों को यवनों और कंबोजों के साथ सूरसेन, प्रस्थल, भारत, कुरु और मद्रक राज्यों के पार ही स्थान दिया गया है, किंतु महाभारत में उन्हें पहलवों, बर्बरों, किरातों और यवनों के साथ ही रखा गया है। इसी प्रकार डॉक्टर जे.एन. बनर्जी ने शकों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं और उन्होंने बताया है कि अधिकांश शक आक्रमणकारी किसी अन्य स्थान से होकर ही भारत आए होंगे। वे खैबर दर्रे के रास्ते से नहीं आए थे। वे हिंदू कुश पार करके जेड्रोशिया की उत्तरी सीमा में घुस गए और फिर बोलन दर्रे के रास्ते से सिंधु घाटी आ गए। भारत में
प्राथमिक शकों की नाम पद्धति से ज्ञात होता है कि उनमें शक, पार्थियन और ईरानी तत्वों का मिश्रण था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत आने से पहले वे काफी समय तक शकिस्तान में पार्थियन शासकों के अधीन रहे होंगे। इससे पर्याप्त रक्त मिश्रण हुआ होगा। भारत में उन्होंने अपने आप को नई परिस्थितियों के अनुकूल ढाला और भारतीय नाम और धर्म भी अपनाया। उन्होंने भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। पतंजलि के महाभाष्य के समय में शकों को अनिर्वासित सूत्र या शुद्ध सूत्र कहा गया है। इसी प्रकार मनु संहिता में शकों को निम्न कोटि के क्षत्रिय कहा गया। सिक्कों से प्राप्त सूचना के आधार पर विद्वानों ने शक शासकों की 2 या इससे अधिक शाखाओं को मान्यता दी है, जो भारत के उत्तरी पश्चिमी या पश्चिमी प्रदेशों में राज्य करते थे। शक शासकों के भारतीय गवर्नरों को क्षत्रप नाम से जाना जाता था। यह शब्द संभवतः पुराने ईरानी शब्द क्षत्रपवन से लिया गया था, जिसका अर्थ है प्रांतीय गवर्नर। प्रत्येक प्रांत में 2 क्षत्रप होते थे। एक छोटा क्षत्रप होता था और एक बड़ा, जिसे हम महाक्षत्रप के नाम से जानते थे। उनका संबंध राजा और युवराज जैसा था। भारत के विभिन्न भागों में कई क्षत्रपीय वंश थे, किंतु हम इन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला तक्षशिला और मथुरा के उत्तरी क्षत्रप, दूसरा महाराष्ट्र तथा उज्जैन के पश्चिमी क्षत्रप। तक्षशिला के उत्तरी क्षत्रप में अनेक शासक हुए, जिन्होंने भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसी प्रकार महाराष्ट्र और उज्जैन के क्षत्रपों में भी अनेक शक्तिशाली शासक यहाँ पर शासन किए। उज्जैन के पश्चिमी क्षत्रपों में यहाँ का सर्वप्रथम शासक दशमतिक था। उसके पश्चात उसका पुत्र चष्टन यहाँ का शासक हुआ। चष्टन के बाद जयदामन शासक हुए और जयदामन के पश्चात उनका पुत्र रुद्रदामन शकों के शासक हुए। चष्टन के पौत्र और उत्तराधिकारी रुद्रदामन उज्जैन के शक क्षत्रपों में सर्वप्रसिद्ध शासक था। इस शासक के संबंध में हमें जूनागढ़ शिलालेख से पर्याप्त मात्रा में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। रुद्रदामन के शासक बनने के पूर्व शकों की शक्ति क्षीण हो गई थी, किंतु रुद्रदामन शासक बनते ही उन्होंने अपनी शक्ति को फिर से स्थापित किया और उन्होंने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। दक्षिण नरेश सातकर्णी के साथ उनका युद्ध भी हुआ। रुद्रदामन ने उसे 2 बार परास्त किया, फिर उसे अपना दामाद भी बना लिया। इस अभिलेख में यह भी बताया गया है कि रुद्रदामन ने गर्वशाली और वीर यौधेयों को भी पराजित किया। पाणिनि ने यौधेयों को आयुध जीवी कहा है, जिसका अर्थ है युद्ध करके जीवन निर्वाह करने वाले। वे पूर्वी पंजाब में रहने वाले गणतंत्रीय जाति के थे। उनके बहुत सी मुद्राएं, अभिलेख, मोहरें हमें प्राप्त होती हैं। गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने भी उन्हें विजित जातियों में सम्मिलित किया है। रुद्रदामन ने उन्हें एक वीर जाति कहा है। जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन के साम्राज्य विस्तार की भी सूचना मिलती है। अभिलेख में आकर पूर्वी मालवा, अवंती पश्चिमी मालवा, अनूप, अनर्थ उत्तरी काठियावाड़, सौराष्ट्र दक्षिणी काठियावाड़, स्वभ्र साबरमती नदी के निकट का प्रदेश, मरु मारवाड़, कच्छ, सिंधु निचली सिंधु नदी से पश्चिम का प्रदेश, सौवीर निचली सिंधु नदी से पूर्व का प्रदेश, कुकुर उत्तरी काठियावाड़, अपरांत उत्तरी कोंकण और निषाद पश्चिमी विंध्य और अरावली सम्मिलित थे। अभिलेख में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय बनी हुई सुदर्शन झील रुद्रदामन के समय में आकर के टूट गई थी। इससे जन धन की बहुत हानि हुई और नदी झील का सारा जल गांव में फैल गया,
जिससे गांव में त्राही त्राही मच गई। इस संबंध में ऐसा कहा गया है कि सुदर्शन झील दूरदर्शन बन गई, किंतु रुद्रदामन ने बांध को जल्दी से जल्दी बनवाने के लिए धन और परिश्रम दोनों लगा दिया। बांध की मरम्मत का खर्च रुद्रदामन ने अपने राजकोष से दिया। कार्य को असंभव समझकर मंत्री सभा ने सार्वजनिक कोष से धन देने से इनकार कर दिया। रुद्रदामन ने एक संवैधानिक शासक की भांति व्यवहार किया। अभिलेख में लिखा है कि सभी जातियों ने रुद्रदामन को अपना रक्षक निर्वाचित किया। उसके इस कार्य की बहुत प्रशंसा की गई। इस संबंध में अभिलेख में लिखा गया है कि वह अपनी प्रजा के सुख के लिए सदैव चिंतित रहता था। इसकी पुष्टि इसी बात से होती है कि सुदर्शन झील की मरम्मत पर उसने स्वयं सारा धन खर्च किया। इस कार्य के लिए उसने प्रजा पर कोई विशेष कर या अनिवार्य परिश्रम या अनुदान नहीं लिया। वह राज्य कार्य मंत्री परिषद की सहायता से करता था। मंत्री परिषद में सभी गुण थे। शासक बनने से पहले रुद्रदामन ने व्याकरण, शासन विद्या, वित्त, संगीत, तर्क आदि की शिक्षा ली थी। उसने प्रण किया था कि युद्ध के अतिरिक्त वह कभी भी मनुष्यों की हत्या नहीं करेगा और उसने यह प्रण जीवन पर्यंत निभाया। रुद्रदामन के पश्चात अनेक अयोग्य शासक यहाँ के गद्दी पर आसीन हुए, जिसमें रुद्रदामन का पुत्र और उत्तराधिकारी दामजात था। उसके पश्चात उसका पुत्र जीवदमन शासक हुआ। उसके पश्चात रुद्रसिंह यहाँ के शासक हुए। रुद्रसिंह के पश्चात उनका पुत्र रुद्रसेन प्रथम शासक हुआ, जिनके कुछ मुद्राएं भी हमें प्राप्त होती हैं। रुद्रसिंह प्रथम का पुत्र रुद्रसेन प्रथम रुद्रदामन के पश्चात उज्जैन का तीसरा शक क्षत्रप था। उसके बाद कई महत्वहीन क्षत्रप गद्दी पर आए। उज्जैन का अंतिम शक क्षत्रप रुद्रसिंह तृतीय था, जो कि इस वंश का अंतिम शासक भी था। उसी की चंद्रगुप्त द्वितीय ने युद्ध में हत्या की थी। उसने 388 ईस्वी तक राज्य किया। इस प्रकार उज्जैन के क्षत्रपों का राज्य लगभग 250 वर्ष तक चला। प्राचीन भारत में शक क्षत्रपों के विषय में जानकारी के लिए हमारे पास अनेक अच्छी पुस्तकें मौजूद हैं, जिसमें आरसी मजूमदार की प्राचीन भारत, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन हमारे पास मौजूद है। इसी प्रकार मजूमदार, रायचौधरी और दत्त की भारत का वृहत इतिहास। इसके अतिरिक्त उपिंदर सिंह की ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया, जो कि इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। इससे भी हमें काफ़ी नई जानकारियाँ प्राचीन भारत के संबंध में मिलती हैं। साथ ही डी.एन. झा की एंशिएंट इंडिया, हेमचंद राय चौधरी की पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, रामशरण शर्मा की भारत का प्राचीन इतिहास, बी.डी. महाजन की प्राचीन भारत का इतिहास, झा एंड श्रीमाली की प्राचीन भारत का इतिहास, विमल चंद्र पांडे की प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति, जो कि 2 खंडों में है। इसके अतिरिक्त आर.एन. पांडे की भारत का प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास। इन सभी पुस्तकों से हमें शक राजवंश की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसी के साथ आज हम लोग अपने इस शक राजवंश शीर्षक पर अपनी परिचर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।